शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो आईएएस है उसका नाम है IAS 2, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2। IAS 2 आप सबने पढ़ा है, वो इन्वेंट्री वाला है। ये कहते हैं इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज बचपन में पढ़ा था कि भाई इन्वेंट्री दो तरह की होती है। एक होती है नॉर्मल इन्वेंट्री जिसमें कोई खराबी नहीं होती, और एक होती है प्रॉब्लम वाली इन्वेंट्री, प्रॉब्लमेटिक इन्वेंट्री। प्रॉब्लमेटिक इन्वेंट्री मतलब जो डैमेज हो, आउटडेटेड हो, आउट ऑफ फैशन हो, यानी किसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, जिसके अंदर कोई ना कोई मसला हो, उस इन्वेंट्री को बोलते हैं प्रॉब्लमेटिक। तो नॉर्मल कौन सी हुई? जिसमें कोई मसला ना हो। नॉर्मल इन्वेंट्री हमेशा किस पे रिकॉर्ड होती है? कॉस्ट पे। किस पे रिकॉर्ड होती है? कॉस्ट पे। जितने पे खरीदी उतने पे उसको लिखते हैं। लेकिन जो प्रॉब्लम वाली इन्वेंट्री होती है, जिस इन्वेंट्री में डैमेज होता है, खराबी होती है, मसला होता है, उस इन्वेंट्री को हम कॉस्ट और एनआरवी के लोअर पे रिकॉर्ड करते हैं। यानी कॉस्ट और उसकी एनआरवी को कंपेयर करेंगे, जो लोअर होगा उस पे रिकॉर्ड करेंगे। हाउ टू फाइंड आउट एनआरवी? एनआरवी निकालने का क्या फार्मूला है? फेयर वैल्यू यानी सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग एक्सपेंस या कॉस्ट टू सेल। बेचने के लिए जरूरी खर्चा और बेचा कितने का बिकेगी और कितना खर्च होने के बाद। देखो डैमेज आइटम है या आउट ऑफ फैशन आइटम है तो कुछ ना कुछ खर्च करना पड़ेगा और सस्ता बेचना पड़ेगा, तो ये प्रॉब्लमेटिक है। डैमेज है, आउट ऑफ फैशन है, आउटडेटेड है, ऑब्सोलीट है, या कोई भी उसमें मसला है, तो उस इन्वेंट्री को आपने सिर्फ कॉस्ट पे नहीं, कॉस्ट और एनआरवी के लोअर पे रिकॉर्ड करना है। कोई मसला? हेलो? नहीं सर। अब मेरा एक सवाल है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देता हूँ। डैमेज है इन्वेंट्री, क्या है? डैमेज इन्वेंट्री। कॉस्ट है इसकी फॉर एग्जांपल 10,000 और इसकी एनआरवी है 8,000। आपसे मेरा क्वेश्चन है कि डैमेज इन्वेंट्री को आप किस पे रिकॉर्ड करोगे? एसएफपी में ये करंट एसेट होता है ना, एसएफपी में। सर ये आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है? हेलो? हाँ ये थोड़ी ये बीच में स्किप हो गया, आवाज नहीं सही आ रही है। इधर से बताएं ये लोअर ऑफ वाला क्या सीन है? देखो, जब भी इन्वेंट्री में कोई प्रॉब्लम है तो वो डैमेज इन्वेंट्री, आउटडेटेड या आउट ऑफ फैशन या प्रॉब्लम वाली इन्वेंट्री है, तो वो लोअर ऑफ पे रिकॉर्ड होती है, कॉस्ट और एनआरवी के लोअर पे। मैंने एक एग्जांपल लिखी कि अज्यूम करो एक डैमेज इन्वेंट्री है, उसकी कॉस्ट 10,000 है और उसकी एनआरवी 8,000 है। तो बैलेंस शीट जब हम बनाएंगे तो करंट एसेट कितने पे रिकॉर्ड करेंगे? 8,000 पे के एनआरवी पे। तो हमारा रूल है कि भाई देखो ये डैमेज है, डैमेज मतलब ये प्रॉब्लम वाली है, प्रॉब्लमेटिक इन्वेंट्री है, तो ये लोअर पे यानी 8,000 पे रिकॉर्ड होगी। तो भाई ये कितने पे थी पहले? आपने खरीदी कितने पे थी? 10, आप 10 से इसको कितने पे लेके आ रहे हो? 8। तो ये जो 2,000 है, ये खुशी है दुख है? दुख। दुख है सर, अद्भुत। सौखी के अंदर यानी पीएनएल के अंदर कितना दुख रिकॉर्ड करोगे बाबा? 2000 2,000 का। और ये एसएफपी में करंट एसेट में 8,000 से जाएगी। और आपको पता है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री कॉस्ट ऑफ सेल्स की वर्किंग के अंदर भी आती है, तो वहां पे भी जहां जहां पे क्लोजिंग इन्वेंट्री आएगी वहां पे 8,000 से शो हो जाएगी। और 10 की चीज अब आप 8 पे शो कराओगे, इसका मतलब आपको कितना लॉस रिकॉर्ड करना पड़ेगा? 2,000 का लॉस। 2000 2,000। ये 2000 IS2 का हाफ पोर्शन। कोई सवाल? नहीं। मुस्तफा? नहीं सर, नहीं सर। नेक्स्ट, इसके अंदर एक और चीज होती है, ये तो जो मैंने अभी बताया ये तो आपने F3 में पढ़ा हुआ भी है। इसके अंदर एक और चीज होती है, वो होती है सेल ऑन रिटर्न बेसिस। सेल ऑन रिटर्न बेसिस क्या होता है जी? सेल ऑन रिटर्न बेसिस क्या होता है?
क्या मतलब है इसका, क्या लगता है? हाँ, हाँ? मतलब आप उनको टर्म्स एंड जो कंडीशंस पे चीजें बिलीव। वापस हुई भी होती हैं उनकी दोबारा सेल। नहीं, सेल ऑन रिटर्न बेसिस का मतलब ये होता है, मुझे एक बात बताओ, दराज या अमेजोन से कभी परचेजिंग की है ऑनलाइन? जी जी किए। ये जो होती हैं इस पे अगर आपको पसंद नहीं आती चीज तो कितने दिन का मनी बैक होता है? 7 वो डेज। होता है, देखो उनका होता है, रिटर्न पॉलिसी होती है कुछ दिनों की। इतना कुछ तो होता है, सही है, हाँ जिसको हम कहते हैं 7 डेज या 14 डेज। तो जो सेलर है, दराज का रेवेन्यू कब जनरेट होगा? अज्यूम करो दराज अपनी प्रोडक्ट डायरेक्ट बेच रहा है, तो दराज जिस दिन आपको माल बेचेगा, जिस दिन इनवॉइस भेजेगा, या जिस दिन वो रिटर्न पीरियड एक्सपायर होगा, दराज अपना नहीं रेवेन्यू। नहीं सर, जिस दिन सेल करेगा दराज। जी, क्या नहीं, लगता है आपको सफा? जब जब रिटर्न बेसिस वाला पीरियड खत्म हो जाएगा फिर। रूल याद रखना, बिल्कुल सही कहा है सफा ने। जब भी नॉर्मल सेल होगी तो जब इनवाइस इशू होती है उस दिन आप रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेते हो, तो नॉर्मल अकाउंटिंग है। लेकिन जब सेल ऑन रिटर्न बेसिस होता है तो याद रखना एक्सपायर होना जरूरी है। क्या? पीरियड एक्सपायर ऑफ होना। रिटर्न। जब पीरियड ऑफ रिटर्न एक्सपायर होगा तब ही ये हमारा रेवेन्यू होगा। यानी अगर मिसाल के तौर पे 1 जनवरी को मैं कोई चीज सेल करता हूं और रिटर्न पीरियड 31 डेज का है, तो सेल क्या 1 जनवरी को रिकॉर्ड होगी कि 31 जनवरी को होगी? 31st। 31 को भी नहीं, 1 फेब को होगी, क्योंकि 31 को तो वो एक्सपायर होगा। यानी वेरी नेक्स्ट डे ऑफ द एक्सपायरी पीरियड, एक्सपायरी डेट ऑफ द रिटर्न पीरियड हम अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे। अब जो मसला है ना, जो हमारे पेपर में आता है, वो ये आता है कि गलती से रेवेन्यू रिकॉर्ड हो गया। क्या हो गया? गलती से। 30 से रेवेन्यू। तो एडजस्टमेंट क्या होगी? रॉन्गली रिकॉर्डेड रेवेन्यू अगर है तो उसकी एडजस्टमेंट क्या होगी? तो इसकी 4 एडजस्टमेंट्स होती हैं, जरा ध्यान से देखना। सबसे पहले रेवेन्यू से इसको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हमने गलती से इसको रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया है। ये रेवेन्यू नहीं था, ये रिटर्न बेसिस था, इसको रेवेन्यू में नहीं आना चाहिए था, हमने इसको रेवेन्यू में डाल दिया है, तो वी हैव टू रिमूव इट फ्रॉम रेवेन्यू। जब आप सेल्स रिकॉर्ड करते हो किसी चीज की, तो आप उसका कॉस्ट ऑफ सेल भी उसी के साथ ही रिकॉर्ड करते हो कि नहीं करते? करते हैं सर। तो कॉस्ट ऑफ सेल से भी इसको हटाना पड़ेगा, यानी इस आइटम की रेवेन्यू को भी रिमूव करना पड़ेगा, इसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी कॉस्ट ऑफ सेल्स को भी रिमूव करना पड़ेगा। लेकिन पैसा तो मिल गया ना, पार्टी ने आपको पैसा तो पहली तारीख को ही दे दिया। हाँ, अर्नड होना है 1 साल बाद या 1 दिन बाद या 1 महीने बाद या 10 साल बाद, व्हाटसोएवर जो टर्म है, जो आपका पीरियड है। लेकिन उसने कैश तो आज ला के दे दिया, तो ये कैश क्या बनेगा? तो ये जो आपको पैसे मिले हैं ना, ये आपकी इनकम नहीं है, ये आपकी लायबिलिटी है। ये क्या है? आपकी। एबिलिटी। और जब आप माल बेचते हो तो आप ये अज्यूम करते हो कि माल अपने पास से चला गया, यानी अपनी क्लोजिंग इन्वेंट्री को प्लस करते हो माइनस करते हो जब सेल होती है? माइनस। जब सेल होती है तो इस नॉर्मल कि हमारी इन्वेंट्री गिर गई, हमारी इन्वेंट्री चली गई, इन्वेंट्री जाती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से। तो जब हमारे पास सेल ही नहीं है, यानी हम ये कहते हैं कि रिटर्न बेसिस वाला आइटम सेल उस वक्त तक नहीं है जब तक पीरियड एक्सपायर नहीं होगा। लेकिन अगर आपने गलती से उसको रेवेन्यू रिकॉर्ड कर दिया है, तो रेवेन्यू से हटाओ, कॉस्ट ऑफ सेल से हटाओ, वो जो पैसा मिल गया है वो एक उधार है, एक लायबिलिटी है, उसको लायबिलिटी पे ले लो। और आपने जो इन्वेंट्री से हटा दिया है कि माल बिक गया, भाई आईएएस उसको कहता है ये नहीं बिका, आईएएस 2 के हिसाब से ये सेल नहीं है, नहीं बिका है, तो इसको क्लोजिंग इन्वेंट्री में भी क्या करना पड़ेगा? ऐड बैक। ऐड करना पड़ेगा। यहाँ तक कोई सवाल है? सर ये एक ही वक्त पे सारा कुछ करना पड़ेगा? 4 ट्रीटमेंट हो गए इसके। सर ये क्यों? कॉस्ट ऑफ सेल्स वाला समझा दें एक और दफा। देखो, जब आप
रेवेन्यू रिकॉर्ड करते हो तो साथ साथ उसकी कॉस्ट भी चार्ज कर देते हो पीएनएल में, तभी प्रॉफिट का इम्पैक्ट आता है ना। जी तो आपने तो इसको सेल ही रिकॉर्ड नहीं करना, ये तो आपकी इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में एज अ कॉस्ट चार्ज नहीं होती, तो आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से सही भी हटाओगे और रेवेन्यू से भी हटाओगे। सही सही। अब एक बात बताओ, आपको कोई बंदा उधार देता है, नॉर्मली अगर मार्केट में कोई बंदा उधार देता है तो वो क्या लेता है? इंटरेस्ट। ये भी आपका एक तरह से ये सेल नहीं है ना, IAS 2 के हिसाब से ये सेल नहीं है, ये सब्सटेंस लोन है। इसका नाम, जो प्रॉपर नाम हम लिखेंगे आगे क्वेश्चन के अंदर, इसका नाम हम सेल और रिटर्न बेसिस नहीं लिखेंगे, ये तो समझाने के लिए आसान इंग्लिश है। एज पर IAS 2 आपने जो नाम यूज करना है वो यूज करना है इन सब्सटेंस लोन। इन सब्सटेंस लोन यानी पैसा मिल गया, सेल नहीं हुई, पैसा मिल गया सेल नहीं हुई। तो किसी ने आपको पैसा दिया है तो फ्री में तो नहीं देगा, क्या लेगा? सूद हराम लेगा, इंटरेस्ट लेगा, फाइनेंस कॉस्ट लेगा। तो अगर फाइनेंस कॉस्ट निकाल की डिटेल है तो हमें अपना फाइनेंस कॉस्ट क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेट करना पड़ेगा। कोई सवाल? नहीं सर। क्यों करना पड़ेगा? आपको कोई उधार देता है, सर उधार थोड़ी है, तो हम उसको गुड्स देंगे ना। नहीं ये क्वेश्चन में बताएगा, गुड्स कब देंगे हम उसको? सर हम तो उसको उसी वक्त दे देंगे ना, वो तो रिटर्न पीरियड होता है IAS ना के जो। हिसाब से क्या ये सेल है? नहीं, IAS के हिसाब से आपको ये पैसा मिल गया, माल सही है आपने चौ। बस अपनी दुकान से हटा के उसकी दुकान में रखवाया है, तो उस दुकान हाँ में रखवाने का किराया फाइनेंस कॉस्ट के लो, ये तो हम उसको देंगे ये देंगे, लेकिन इसकी डिटेल क्वेश्चन में गिवन होगी, इंटरेस्ट की परसेंटेज गिवन होगी, ठीक है। हाँ, अगर इंटरेस्ट की परसेंटेज गिवन नहीं है तो फिर हम फाइनेंस कॉस्ट नहीं निकालेंगे। 1 2 3 4 ये चारों चीजें तो लाजमी होंगी। फाइनेंस कॉस्ट डिपेंड करता है, क्वेश्चन अगर डिटेल देगा तो लेंगे वरना छोड़ देंगे, ठीक है। सही। ये था हमारा IAS 2 का टॉपिक, उम्मीद है आपको समझ आया होगा।